ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर सुबह के साथ आप सबको बहुत 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 खुशामदीद। और आज का शो इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज आज का शो बड़े मेरे मतलब का शो है। आप हाथ उठा के ये कहते हैं कि ना ये प्रॉब्लम मेरे में है, मुझ में ये प्रॉब्लम है। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, कभी कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो आज का पूरा शो जो है वो इसी सिलसिले में है। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बड़ी अच्छा, ये प्रॉब्लम सबका है, तुम लोग ये मत कहना कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है ये कि गुस्सा कंट्रोल करना। हम सबको बड़ी दुश्वारी होती है गुस्सा कंट्रोल करने में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। मसलन ये कि हमको गुस्सा आता है बिकॉज अगर कोई लेट हो जाए, गुस्सा आता है अगर कोई झूठ बोले, गुस्सा आता है जब बच्चे हमारी बात ना सुने, गुस्सा आता है जब कम्युनिकेशन ठीक तरह से ना हो। इन सारी बातों पे हमको गुस्सा आता है। और बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे बिजली का बिल देख के गुस्सा आ जाता है, जब फाइनेंसिस की कमी होती है तो गुस्सा आ जाता है, जब बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी होती है तो गुस्सा आता है, जब हस्बैंड कोई बात नहीं सुनते तो गुस्सा आता है, जब बेगम कोई बात नहीं सुनती तो गुस्सा आता है, जब बच्चे कोई बात नहीं मानते तो गुस्सा आता है। तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जब हम शुरू कर रहे हैं तो वो हिंदुस्तान से शुरू कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में पुणे एक शहर है और पुणे में हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुमताज़ मुनव्वर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। उर्दू अदब में पीएचडी हैं, शायरा हैं। आइए उनसे बात करते हैं और ज़रा कुछ चीज़ें उनसे सुनेंगे भी और हाल अहवाल भी जानेंगे। ये जो दूरियां हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा मिटाना है, एक दूसरे को करीब लाना है। दैट्स वाई बट कहने की बात यह है एंड they're trying to get a hold of it, they're trying to get a hold of her। और इंशाल्लाह ताला हम उनको देख तो सकते हैं लेकिन somehow आवाज़ सुन नहीं पा रही हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर लें। और आज इनफैक्ट एक काम करते हैं, आज आप मुझे कॉल कीजिए और कन्फेस कीजिए कि आपको गुस्सा आता है, यानी इतराफ़ कीजिए इस बात का कि आपको गुस्सा आता है। अगर आपने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि आपको गुस्सा आता है तो शायद हम आपकी कुछ हेल्प कर सकेंगे, शायद हम आपको कुछ बता सकेंगे, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकेंगे, लेकिन आपको इतराफ़ करना है। और साथ साथ एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी चीज़ का इलाज तभी मुमकिन होता है जब आपको ये पता हो कि बीमारी क्या है। गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा किस वजह से आता है ये प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोग इस शो को देखेंगे। अपना ब्रेकफास्ट बना लीजिए, चाय बना लीजिए, अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मेरे साथ कीजिएगा, यहाँ बैठ के कीजिएगा और इसके बाद चुप करके शो देखिएगा। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस। आप इस शो को कभी नहीं भूलेंगे और हो सकता है इस शो की मदद से आपकी कुछ मदद हो जाए, इस शो की वजह से आपकी कुछ मदद हो जाए। बिकॉज एक बात मैंने बरसों पहले एक बात पढ़ी थी, गुस्सा जो है ना आपकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को खा जाता है। एंड लिटरली दैट्स वेरी ट्रू। मैंने ज़िंदगी में हमेशा देखा है कि वो लोग, आप बात को बहुत आहिस्ता से करें और बहुत तल्ख करें, बात बहुत तल्ख हो लेकिन बहुत आहिस्ता से हो, लोग आपकी बात को सुन लेंगे। आप बहुत ज़ोर से चिल्लाएं और बात बहुत मामूली सी हो तो आपकी बात पे कोई अटेंशन नहीं देगा। डॉक्टर साहबा हैं हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ अच्छा, रही है? आई कांट हेयर यू हेयर, यहाँ पर इधर इधर ज़रा मुझे दे दीजिएगा, इधर इधर आवाज़ दीजिए बिकॉज आई कैन नॉट हेयर हर। तो अगर आप बहुत हेलो? जी जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ गई, मेरी आवाज़ आ गई आपकी। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत नवाजिश बहुत नवाजिश। सुबह सुबह हमने आपको बहुत तंग किया है। नहीं नहीं, इट्स माय प्लेजर। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपका ताल्लुक खुद पुणे से है या कहीं और से? आप नहीं नहीं, बिल्कुल पुणे से है। यही मेरी पैदाइश है, यही मेरी तालीम हुई, यही मेरी शादी हुई और अच्छा यहीं पर हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ से पुणे से बीकानेर कितना दूर है? ओ, बीकानेर आपके मुल्क से करीब तर है। अच्छा, क्योंकि मेरी दादी का ताल्लुक बीकानेर से है। हाँ, वो तो बहुत, यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से बहुत दूर है। मेरी वालदा बुलंदशहर, यूपी बुलंदशहर की, अच्छा। जी बुलंदशहर की हैं। जी और मेरी जो दादी हैं वो बीकानेर की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ। दोनों भी जगह जो है हमारे यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा अच्छा। हम लोग जुनूब की तरफ है। आपने मुंबई का नाम सुना होगा, मुंबई। जी जी बिल्कुल सुना है। तो उसके करीब है पूना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए ये शायरी का शगफ आपको कैसे हुआ, कब शुरू की है? अब तो मुझे याद भी नहीं कब शुरू की। कुछ याद है पहला शेर आपने कब लिखा था? पता नहीं, बस पढ़ते रहे क्योंकि मुताले का बहुत शौक था। घर में भी वैसा ही माहौल था मुताले का। अच्छा। मेरे वालिदैन को भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो घर में अपनी हमारे वालिद की जाती लाइब्रेरी थी। तो बस माशाल्लाह। कुछ कुछ निकाल के पढ़ते रहते थे। समझ में तो खाक आता था, और अब भी कहाँ आता है, लेकिन बस वहां से वो शुरू हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, कभी किसी से इंस्पायर हुई
कभी कभी ऐसा लगा कि जी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये शायर बहुत अच्छे लगते हैं, शायरा बहुत अच्छी लगती हैं, कभी किसी से इंस्पायर रही आप? मैं तो अल्लामा इकबाल से बहुत बहुत इंस्पायर हुई, और मैं वहाँ उनको बहुत पढ़ती भी थी। हालांकि खास समझते हैं हम लोग उनको, लेकिन आज समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बहुत मुझे उनके अशार अच्छे लगते थे। उनके ख्यालात जो भी हैं वो तो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही मशहूर और बहुत ही आला शायर हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन उनसे उनकी मुझे उनका जो कलाम है वो मुझे बहुत पसंद था, पहले से भी, बचपन से ही मुझे पसंद था। हालांकि बस बस पढ़ लेते थे, हाँ। उसका मफहूम तो कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा, कुछ 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 इस वक्त अता करेंगी हमें, कुछ कुछ सुनाएंगी? आप मुझसे तो कहा गया था कि कोई मोहब्बत के बारे में नज्म पढ़ना है या क्या? ये क्या आपसे, आजाद ना ये आपसे किसने कहा? ये आपसे मलिक साहब ने कहा होगा, उनको मोहब्बत की बहुत जरूरत है। मैं बता रहा जी, हूँ, मोहब्बत की किसको जरूरत नहीं है। मुझे नहीं है जी, मैं बहुत भरा हुआ हूँ मोहब्बत से, मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं बाज आया मोहब्बत से। जी, तो इरशाद, मोहब्बत पे इरशाद कीजिए। मोहब्बत के ताल्लुक से देखिए, मैं तो नसरी नज्म पढ़ सकती हूँ। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप हाइकू भी पढ़ सकती हैं। अच्छी बात है। तो मोहब्बत मोहब्बत की सबसे बेमिसाल और लासानी निशानी जो है हमारे मुल्क में, ताजमहल। जी जी। तो मैं उसी ताजमहल पे एक नज्म पेश करना चाहूंगी, अगर इजाजत हो तो। इरशाद प्लीज, इरशाद। जी, बहुत शुक्रिया। ए हसी ताजमहल, तू है किरतासे ज़मीं पर लिखी मोहब्बत की दास्तां। ए हसी ताजमहल, तू है किरतास। कितना वक्त है हमारे पास? हमारे पास वक्त, आप पढ़ लीजिए, अपनी नज़म पूरी कीजिए। नहीं, कुछ जरा सी तवील है, नहीं 10 मिनट है हमारे पास। नहीं होंगे, 10 मिनट नहीं होंगे, मैं माजरत चाहूंगा लेकिन अच्छा, 10 मिनट नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा से उसमें से पढ़ लेती हूँ, इरशाद, जरा इरशाद, थोड़ी तवील है। हाँ। इरशाद, ए इरशाद। हसी ताजमहल, तू है किरतासे ज़मीं पर लिखी मोहब्बत की दास्तां। तू है चश्मे नम से रुका एक आंस तू है चश्मे नम से एक आंसू टपका हुआ। तू है आबदार मोती जो वक्त पे रुका हुआ। देखकर तुझको सब है अंगुश्ते बदंदा। वाह सदियों से खड़ा है बावकार आज भी तू। सदियों से खड़ा है आज भी तू। वक्त की गर्द न कर पाई तेरा हुसूम। वाह आज भी कायम है तेरी शान व शौकत। आज भी वैसी ही है तेरी अजमत। वाह संगे मरमर से तराशा हुआ ये तेरा बदन। चांदनी रात में दमकता ये तेरा जोबन। वाह तेरे दरो दीवार से मोहब्बत की खुशबू आए। तेरे नक्शो निगार में है जज्बात बसे। वाह तूने जमाने को सिखाए अहद पैमा। तूने जमाने को सिखाए अहद पैमा के आदाब। यूं भी होता है इजहार प्यार का लाजवाब। वाह दी जमाने को हसीन और जमील एक निशानी। भूल सकते नहीं ऐसी है ये इश्क की कहानी। वाह, जब क्या वक्त बात। मुझे बताइए 1 मिनट पहले। जी, हो, होती है क्या होती है मोहब्बत बेमिसल बेनजीर। दिखा दी एक आशिक ने करके ये इमारत तामीर। वाह क्या बयां हो ऐ ताज तेरा हुस्न जमाल। आशिकों के लिए तू तो है एक बेमिसाल। शायरी में तुझे हासिल है खास मकाम। शायरों ने लिखे तेरी तारीफ में कई कलाम। वाह कोई तुझे गरीबों से किया मजाक लिखता है। और कोई तुझे मोहब्बत की निशानी कहता है। वाह ख्वाब होता है हर आशिक का तू है ताजमहल। दे वो अपनी मुमताज को ऐसा ही एक तोहफा कमल। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत का है ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत का है यही इनाम। पेश करूं मैं तुझे ए ताज मेरा सलाम। पेश करूं मैं तुझे ए ताज मेरा सलाम। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ दोबारा अगर कभी हम आपसे इल्तिमास करें कि आप तशरीफ़ लाएं तो प्लीज़ ज़रूर वक्त दीजिएगा, ज़रूर वक्त दीजिएगा। जरूर जरूर, लेकिन बहुत बहुत जाते जाते आपकी नज़र कुछ कर रहा हूं मैं, साहिर की एक नज़र वो मैं कर रहा हूं, अगर तुमने हटा ही दिया। अच्छा, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। मेरी महबूब
कहीं और मिला। ये साहिल लुधियानवी ने ताजमहल पे कही थी, मेरी महबूब, इसका एक शेर पढ़ूंगा, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आप हैं वहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि गुस्सा आपको कैसे कंट्रोल करना है। गुस्सा आ भी सकता है, आ जाए, बहुत नॉर्मल है, लेकिन हमेशा गुस्से में नहीं रहना चाहिए। परपेचुअल गुस्सा किसी भी माशरे के लिए सेहतमंद नहीं होता। वी हैव गॉट साहबजादा काशिफ महमूद साहब, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं, शी इज हियर एज वेल। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सर आपसे शुरू करता हूँ, सर ये गुस्सा आता क्यों है, ये बता दीजिए। एक हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं जी, सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू, वो अक्सर कहा करते थे कि वो 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन तांग, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही चेड़े विच्चे वंज महाड़े। वो जो 14 तबक बताते हैं ना जी, वो कहते हैं कि ये इसमें 7 जो है वो नफसानी है और 7 जो है वो रूहानी है। अब वो जो 7 नफसानी बताते हैं ना, ये इंसान की फितरत में शामिल है। उसमें गुस्सा है, उसमें कीना है, उसमें शहवत है, उसमें हिर्स व हवा है, और ये पॉइंट्स हैं जो उसके जिस्मानी हैं, जो उसके नफ्स को ज़ाहिर करते हैं। और जो उसकी रूह को ज़ाहिर करते हैं वो होते हैं मोहब्बत होती है, हिल्म होती है, सब्र व रज़ा होता है, शुक्र होता है और हया होती है। ये उसकी रूहानी है। 6 मुझ में है सर, मोहब्बत वाली बात नहीं रही अब, बट एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसका बात करेंगे सर। मोहब्बत से बख्शा गया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा, ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, गुस्सा क्यों आता है? Why do we feel that we're angry? गुस्सा 2-3 वजूहात की वजह से आता है। वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, पहले ये एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगता है हमने बहुत मिस इंटरप्रेट किया हुआ इस इमोशन को। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, वाई? ये गुस्सा ना करो, गुस्सा नहीं आना चाहिए, वाई नॉट? दिस इज आप नॉर्मल। बिजली का बिल देखें, ऐसा गुस्सा आता है आपको देख के? ऑफ कोर्स, चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा गुस्सा आता है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन को जब हम ये बात कर देते हैं कि आना ही नहीं चाहिए, सो वी आर गिविंग वेरी नेगेटिव मैसेज टू पीपल। जैसे हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़, कब ठीक होता है सब? चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं। वी नीड टू रीस्टेट आवर स्टेटमेंट्स, जो कि हमें रियलिटी की तरफ लेके जाएं, रादर के हम लोगों को फैंटेसी में रखें। आप गुस्सा जो है एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, ये हर इंसान को आता है। हाँ, इसका एक्सप्रेशन मैटर करता है, जो चीज़ इसको अच्छा और बुरा करती है। ह्यूमन इमोशन कोई बुरा नहीं होता, ऑल इमोशंस आर इक्वली गुड, बट इट हैज़ सम हैज़ नेगेटिव एनर्जी, सम हैज़ पॉजिटिव एनर्जीज। गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको नेगेटिवली चार्ज कर देता है। अब इसका एक्सप्रेशन अगर आपका बेहतर होगा तो आपको लगेगा कि गुस्सा ठीक किया गया था और वहाँ पे चीज़ें होना भी शुरू हो गई। लेकिन अगर आपने उस गुस्से को शाउट करके और बुरे तरीके से अगर आपने एक्सप्रेस किया तो दैट मीन्स कि चीज़ें थोड़ी हम रियल बातें करें ना, ये बातें ना नहीं, लोगों को नहीं समझ आएंगी, हम रियल बातें करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, रियल। मुझे बताएं कि जैसे अब बच्चे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है, आपने चिल्ला के बच्चों को कहना आप तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। अच्छा, फिर हम कंपैरिजन करते हैं, अपने ज़माने में मैं ये करता था, हालांकि करके सब कुछ आए होते हैं। बच्चा कहता है कि क्या कह रहे हैं आप, मतलब मैंने तो नानू से यही बातें सुनी हैं, आप कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। द थिंग इज व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? जाहिर है, आई नो कि बड़ा मुश्किल होता है ये देखना कि, क्योंकि आप बच्चे को गुस्सा इसलिए नहीं कर रहे होते बच्चे पे कि बच्चा जो है वो कुछ और कर बैठ, आप गुस्सा इसलिए करते हैं, आप उसे रोकना चाहते हैं बिकॉज आपको लग रहा होता है कि चीज़ गलत, मोहब्बत है आपकी उससे, मोहब्बत है आपकी। साहिर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर जो हम कंपैरिजन देखें, आपने कहा ना रियलिटी बेस्ड बात, तो रियलिटी बेस्ड बातों में सबसे पहली बात ये है कि एक अडल्ट और बच्चे का कंपैरिजन ही क्या है। सही। आप बच्चे को कभी उसके लेवल पे जाके नहीं समझाते, आप उसको समझाते हैं जब मैं अपने ज़माने में हुआ करता था। भाई आपका ज़माना आज से 30-40 साल पुराना था। उसकी वैल्यूज़, उसका टाइम, उसकी स्पीड कुछ और थी, ठीक है? मुझे याद आ गया अभी। हाँ जी, प्लीज। और आप इस ज़माने, वैल्यूज़ हमारी वही रहती हैं और वो हमेशा वही रहेंगी, बेसिक्स वही हैं, मगर उनको आपने आगे ट्रांसमिट कैसे करना है, आगे लोगों को सिखाना कैसे, वो तरीके बदल जाते हैं। जब आप बच्चे के लेवल पे जाके उससे बात नहीं करते हो तो वो आपसे तो कनेक्ट
कनेक्ट ही नहीं कर पाता। आप कोई 25, 30, 40 साल के इंसान है भाई, जिसने पूरी ज़िंदगी देखी है, बहुत कुछ देखा है। आपको अपना बचपन याद है कि आप क्या किया करते थे? कभी भी नहीं याद आपको। आपकी माँ को याद होगा, आपके बाप को याद होगा। तो वो जो नानी दादी बता रही है ना कि आपका बाप और माँ ये किया करते थे, वो ठीक कह रहे हैं बेसिकली। आप गलत बता रहे हैं अपने बच्चे को। एंड देन आपको बच्चे से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। बच्चे को आप समझाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि वो जिद कर रहा है या कोई बात कर रहा है, तो साहिर हमारी कुछ गलतियां जो है ना पेरेंटिंग में, वो बड़ी पहले से होती हैं। पहली गलती हमारी ये है कि हम सब समझते हैं कि हम पैदाइशी माँ बाप हैं, हमें तो सीखने सिखाने की पैदाइशी माँ बाप। यस, क्योंकि हमने अपने माँ बाप को देखा है। एग्जैक्टली कि अपनी माँ बाप को देखा, उन्होंने हमें कैसे पाला। अब वही टेक्निक्स हमने अपने बच्चों पे लगा ली। हमें सीखने की, हमें बच्चों को डील करने की और उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक अलमिया है। हम सब डॉक्टर्स हैं, हम सब साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सब स्कॉलर्स हैं, हम सब सियासतदान हैं, हम सब जो है सब कुछ मिक्स हुआ है हमारा बेसिकली। वी डोंट नीड एनीबडी टू टेल कि जी अच्छा ये थोड़ा सा अगर ऐसे कर लेंगे तो ये ठीक भी हो सकता है। तो हर बंदा जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल हर चीज़ है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि हम मुकम्मल हर चीज़ हैं, तो हम पेरेंटिंग जो कि हमारा बेसिक है बेसिकली, हम उसको तो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने अम्मा अब्बा से सीख ली हुई हैं सारी चीज़ें। हमें पता है बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, और फिर उसमें हम निगलेक्ट करते हैं कि आज का दौर जो है ये हज़रत अली का कोप नहीं कर पाते जो चेंजेस आ रही होती हैं। बिल्कुल हज़रत अली का कॉल है कि अपने बच्चे को अपने ज़माने की तालीम ना दो, मगर हम क्या बता रहे हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र पे होता था हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम उसको अपने ज़माने में पीछे लेके जाना चाहते हैं, उसको उसके ज़माने से यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? व्हाई डू वी डू दैट? बस सबका एक कॉल है बड़ा खूबसूरत, इसी पे ही डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि आप फरमाते थे कि बच्चों को तालीम दो जदीद ताकि वो रिस्क कमा सकें, और उनको दीन दो कदीम ताकि बर्बाद ना हो। वाह। तो वो हम लोग देखते हैं। मुझे याद है घर के सामने एक शादी सी छोटी सी थी, और मैंने अपने वाले साहब से कहा कि जी मैं 10 बजे वापस आ जाऊँगा। जब 10 बजे तो मैंने देखा कि अच्छा चलो सामने है घर के, बिल्कुल ज़रूरत होगी बुला लेंगे। मैं 12 बजे वापस आया। वापस आया तो आप इंतज़ार में बैठे थे, और आपने ना दबा के गुस्सा निकाला, और मेरा जितना वो शादी वाला जो सुरूर चढ़ा हुआ था ना, एकदम से ठंडा ठार हो गया। शादी ना जब दूसरों की हो तभी सुरूर होता है। जी दूसरों की मैं कह रहा हूँ, अपनी बल नहीं कह रहा हूँ। तो वो जब मैं निकल रहा था ना कमरे से बाहर, तो एक साहब बैठे थे। तो आपने फरमाया कि देखा मैंने इसका कैसा सुरूर उतारा है। यानी कि गुस्सा करना तरबियती एक जगह है, लेकिन गुस्से में रहना तो ईवलनेस है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी नेगेटिव चीज़ है। हम लोग गुस्सा असल में ना बहुत सियाना है, ये उस पे निकलता है जिस पे आपका जोर चलता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला है। क्या बात है, क्या आप बात है। जाए ना ज़रा चौक में जाके किसी SHO पे गुस्सा करके दिखाएं, आपका 2 मिनट में गुस्सा निकाल देगा पकड़ के। तो ये उससे हम और तरह डील कर लेते हैं। कुछ भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे गुस्सा निकालते हैं, हम बॉस पे गुस्सा जिस पे जोर चलता है, जिस पे हमारा जोर चल रहा होता है, जिसपे मान होता है, जिस पे मान होता है जी, या हमारे वो जिसको हम समझते कंट्रोल में है। मुलाजिम है घर के अंदर, तो मुलाजिम की अब एक फितरत है। अब आप उसकी फितरत से आगाह नहीं है। आपने भेजा उसे चीनी लेने, वो नमक ले आए। अब आप गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर कि तुम्हें मैंने किस काम भेजा था, तुम किस काम से हो के आ गए हो। तो जब हम किसी दूसरे की सतह पे जाके उसको अंडरस्टैंड नहीं ना कर रहे, और गुस्सा सिर्फ इसलिए कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे अकेले की बात सुनी जाए, और मैं इसको कंट्रोल करूं हर चीज़ को, ये सिवाय इसके कि नफ़रत पैदा करेगा और इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम खुद बहुत इंपॉर्टेंट हैं तब, और दूसरे लेस इंपॉर्टेंट हैं, जी बिल्कुल, तो आई थिंक ये यहीं से स्टेम होता है, यहीं से स्टेप ये शुरू हो जाता है, ये सारा काम हो जाता है कि आप दूसरे के ऊपर रोब जमाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूँ आप दोनों से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि गुस्से में हम ऊंचा आवाज़ में बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? यहीं से पहले ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, हम बात करें गुस्से पे, और एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं और ये कन्फेस करना चाहते हैं कि आपको गुस्सा आता है, तो आज जब तक ये शो ख़त्म होगा तब तक आपको रेमेडी पता चल चुकी होगी कि आप गुस्से पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर जहां आरा राना। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। और हमारे साथ कराची से इरम ज़िया साहिबा तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? गुड गुड, हाउ आर यू? आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आप लोगों की डिबेट में बिल्कुल नहीं आऊँगा, अब आप लोग शुरू हो जाइए। मुझे बताइए हमको गुस्सा क्यों आता है? हमने इनसे पूछ लिया, मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं? आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहबा, बताइए कंट्रोल कैसे करते हैं गुस्से को, अच्छा कंट्रोल कैसे देखिए, किया जाए? गुस्सा जो है स्पेसिफिकली रिएक्शन है हमारा ना, किसी भी एक्शन की सूरत में। कोई भी चीज़ नागवार गुजरती है तो लर्न इमोशन है, ख़ास तौर पे एक बैगेज है इसके साथ। हमने सीखा ही ये है कि हमने अपनी किसी भी नागवारी का इजहार गुस्से से करना है। तो इस बैगेज को हम बड़े अच्छे से कैरी किया हुआ है सोसाइटी में, और प्रेजेंट भी करते हैं। हम अपनी नागवारी का इजहार करते हैं, अपनी बैड फीलिंग्स का इजहार करते हैं, इमोशंस का हम जो एक्चुअल हम समझते हैं कि जो हम अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो लाउड शाउट के ज़रिए, और पसंद भी किया जाता है। और हम गुस्से में बहुत तेज बोलते हैं, हाँ। बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। क्योंकि ये भी तो हमने लर्निंग ही है ना हमारी। हमने सीखा है कि शायद आराम से बात करने से आपकी बात को वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसमें आप लाउड शाउट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ये वो लर्निंग है, वो बैगेज है। Okay. फिर इसमें एक ये भी चीज़ शामिल है कि पसंद भी किया जाता है, शान समझा जाता है, यानी वसीला मर्द जो ये है। कौन जीनियस लोग हैं जो ये करते हैं? हाँ, हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, यानी सोसाइटी में। ये शान है? जी, एक्सेप्टेंस है बहुत ज़्यादा। ये मर्दों की शान समझा जाता है। जो मर्द गुस्सा नहीं करेगा तो वो तो फिर उस पर वो उसको बताया जाता है कि थोड़ा हिम्मत करो और थोड़ा तगड़ा बनो। तो जब तगड़ेपन की निशानी है। एग्जैक्टली, जब ये सब चीज़ें सोसाइटी में प्रेजेंट होती हैं तो फिर उसमें हम ये नहीं सोचते कि एक इसके बहुत पीछे तगड़ी कॉल आ गई है, लेट मी टेक दैट, बिकॉज ये लर्निंग मेरे लिए भी है। बिकॉज हमारे मुझे कुछ चीजें ना कॉम्प्रिहेंड नहीं होती। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी मेक इट के हो जाए because अच्छा, we are आज- living in this and we face every day such और आज बहुत you're right. आपके समेत आज बहुत से डिनाइल भी ब्रेक होंगे कि बेसिकली हम नहीं, मेरा तो present- डिनायल है ही नहीं जी, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। आप He is तगड़ा very बोलें, open for that. आप नीचा बोलें, आप ऊंचा बोलें, मेरी तरफ से आप खुश रहें। एक टेलीफोन कॉल है, मैं बिल्कुल, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही दूसरा है। Wait, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? साजिद मंडी बहाउद्दीन से बात कर रहा हूँ। साजिद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। साजिद भाई सच्ची सच्ची बताइएगा, गुस्सा आता है आपको? गुस्सा इतना शदीद आता है कि बाज दफा मैं माजरत के साथ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बीवी बच्चों पर भी हाथ उठा लेता हूँ, घर की चीजें भी तोड़ देता हूँ। दो एक दफा मैंने टेलीविजन तोड़ दिया। ठीक है, इस किस्म के बर्तन शर्तन तो अक्सर मेरा निशाना बन जाते हैं। वेरी कॉमन। तो इस पे काबू पाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ऑफिस में भी मेरी सबसे लड़ाई रहती है। ऑफिस में भी आपकी लड़ाई रहती है? हाँ, जरा जरा सी बात पे मैं तैश में आ जाता हूँ, लेकिन पानी पीने की कोशिश करता हूँ, कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ये इसका मुझे बताइए। अच्छा जी, आप फोन रखिए। एरम, आप लेना चाहती हैं इस कॉल को? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साहिर समझती हूँ कि अभी जैसे डॉक्टर साहबा ने भी बात की कि गुस्सा मर्दाना शान की निशानी है, या इन साहब ने जैसे कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये बीवी बच्चों पे हाथ भी उठा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इनका कंट्रोल तो इनके हाथ में है ही नहीं। और बेसिकली इनकी जिंदगी दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि किस वक्त इनको ट्रिगर करना है, कोई कौन सी चीज़ इनको ट्रिगर करती है, और ये ब्लास्ट की तरह फट जाते हैं। हमारे माशरे की साहिर सबसे जो मैं समझती हूँ कि जवाल है, वो ये है कि कोई भी आदमी अपने से बड़े रुतबे वाले आदमी पे तो गुस्सा नहीं करता। एक शख्स गुस्सा करते अपने से कमज़ोर पे। एक आदमी गुस्सा करेगा अपने ड्राइवर पे, अपनी मेट पे, रोड पे चलने वाले किसी गरीब आदमी पे। हम अपने बॉस पे तो गुस्सा नहीं करते। हमें किसी भी बड़े पर गुस्सा आता है तो हम उसके सामने तो जाके इजहार नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें इतनी अक्ल और समझ होती है कि हमें इस वक्त अपना जो गुस्सा है, जिसे हम अपनी शान समझ रहे हैं, वो हमें कहाँ निकालना है। तो इट मीन्स दैट इट्स ऑल फेक, बिकॉज वी आर टेकिंग समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव इन अ नेगेटिव वे। क्योंकि मेरी नज़र में गुस्सा इज योर एनर्जी। अब इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर एनर्जी। आप इससे कोई बहुत अच्छा काम भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसको अपनी शान समझते हुए किसी कमज़ोर को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट यू। अच्छा, आप वो नहीं हो। एक टेलीफोन कॉल में लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, रुक गए। काबू कैसे पाया जाए? डॉक्टर साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की है कि वही कि ये इतना रैशनल तो होता है इंसान कि पता है कि गुस्सा करना कहाँ है। इंसान गुस्से में
जज्बात बोलता है और बहुत अपने आप को और गलत सही सब कुछ मिला के कुछ प्रूव करना चाह रहा होता है कि बस मैं हूँ यहाँ का डॉन और मेरी बात सुनो। और ये उसकी सबसे बड़ी जो है ना वो नाकामी होती है कि जब वो अपना इजहार करे जज्बात का और जज्बात में दूसरों के जज्बात को वो हर्ट कर रहा है, तो वो क्या चीज़ बीच में से निकाल रहा है। मैं कहता हूँ कि इंसान गुस्सा इसलिए कर रहा होता है, शायद इस तरह का गुस्सा जैसे भी वो फ़ोन कॉल पे बात हुई है, वो अपनी शायद कोई रिस्पेक्ट चाहता है, अपनी को मकाम चाहता है, अपना कोई अथॉरिटी चाहता है। और ये सब चीज़ें अब जब वो गुस्से से या नफ़रत से ये काम कर रहा है तो ये उसको कभी मिलेगा नहीं। जो चीज़ें आपके एंगर के साथ जुड़ी हुई हैं, एक छोटी हद तक होता है गुस्सा जो आपको पॉजिटिविटी देता है। कुछ चैलेंज आपने ले लिया लाइफ में कि मैंने इसको ठीक करना है, या मैंने इसके साथ मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैंने कहा अच्छा यार मैं अपनी सेहत ठीक करके रहूँगा, तो यहाँ तक तो पॉजिटिव है। लेकिन जब इसका ताल्लुक दूसरों के साथ जाता है ना, तो वहाँ पर इंसान उसके साथ, वैसे आपका एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है, आप कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसा शेर है जो इंसान का मुस्तकबिल बकरा बना के खा जाता है। और देख लें कि हमारे ऑफिसेज़ में मुस्तकबिल दाव पे लगे हुए हैं, शादियां दाव पे लगी हुई हैं, घरेलू मामलात, माँ के साथ ताल्लुकात, बाप के साथ ताल्लुकात, बीवी बच्चों के साथ। एक फ़िरौन घर के अंदर बैठा होता है जो ये गुस्से वाला जो एलिमेंट होता है ना, ये किसी में गुस्सा किसी को भी आ सकता है, ख्वातीन को भी आ सकता जी, है, आ मर्दों सकता है, को भी आ बिल्कुल भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। क्या कहते हैं? गुस्सा किसी को आ भी सकता है। और फिर मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम समझते हैं कि कुछ चीज़ों को बताना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, एक सोशल लर्निंग है आपके घर, हमारे यहाँ पे आदमियों के गुस्से को एक्सेप्ट किया जाता है और उसको उतना बुरा नहीं समझा जाता। ये हम प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे, ये सोशल नॉर्म्स है हमारे। एग्जैक्टली। अब जब लेट्स से एक लड़का घर आता है ना और वो गुस्से में आके चीज़ें करना शुरू कर देता है, तो माँ आगे से क्या कहती है, देखो तुम्हें पता है ना, जब बाहर से आता है उसको गुस्सा आया होता है, तो मुझसे ऐसे ना बात किया करो, थोड़ा इधर उधर हो जाया करो, फ़ौरन उससे बात करने की क्या ज़रूरत है। दैट्स हाउ यू आर रीइंफोर्सिंग द एंगर। और फिर आप उस बंदे को नहीं पॉइंट कर रहे हो जो एंग्री है, आप वो जो इसके विक्टिम बन रहे हैं ना, उनको कहते हो तुम इस वक्त इससे बात ही क्यों कर रही थी, तुम इसको इस वक्त ये क्यों कहा था। छोटा भाई भी अगर कोई बात करता है, सो हम जो है हमारा एड्रेस करने वाली एक चीज़ें जो है ना वो गलत है। हम विक्टिम को कहते हैं तुम चुप कर जाओ, और वो बंदा जो कि गुस्सा कर रहा है उसको हम शय दिए जा रहे हैं। एंड देन जो है मैडम ने अभी बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे यहाँ पे गुस्सा जो है वो मैस्कुलिनिटी की अलामत समझा जाता है। और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है, ये आज से नहीं, हम सदियों से इसको जुर्रत का निशान फलाना फलाना बड़ा हमने इसको ग्लैमराइज किया है पहले। अब हम जो है थोड़ा सा क्योंकि एजुकेटेड हो गए हैं, थोड़ा सा हमें समझ आना शुरू हो गई ये टॉक्सिसिटी आपको डैमेज कैसे कर रही है, तो हम अब बात करना शुरू हो गए कि गुस्सा जो है वो किस तरह से मैनिफेस्ट होना चाहिए। देन अगेन अभी हम बात कर रहे थे कि हमेशा अपने से कमज़ोर इंसान पे निकलना। अच्छा, एक और मैं करना चाहता हूँ, आप सब इसमें जंप इन कर सकते हैं, इरम आप भी जंप इन कर सकती हैं। हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप जो होती है, उसके अंदर दोनों का ये कोई मजहबी फरीज़ा है कि एक दूसरे को गुस्सा दिलाना। अच्छा, मैं इसमें वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, हमारे साथ ना हम बड़ी शुगर कोटिंग करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हैं, बुनियाद जो उनकी होती है वो बड़ी ऑड होती है। हम रिलेशनशिप्स में जितना झूठ बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, वो हम कहीं नहीं बोलते। बच्चे हमारे लिए हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता हम रिलेशनशिप्स के मामले में इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। हम बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम जिस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, चाहे वो मर्द या औरत हो, दोनों एक दूसरे को सताने के एक नए नए तरीके दरियाफ्त करते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम बी जस्ट वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल मैं ले लूँ, उसके बाद आप सबसे इसका जवाब चाहूँगा। ऐसा क्यों होता है, क्या टॉलरेंस ओवर द पीरियड कम हो जाती है? एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यों डिसाइड कर रहे हो तुम लोग ये? हाँ, अच्छा, देखिए पहले तो मैं बताऊं आपको, हम सारे मसाइल को डिस्कस और समझने से पहले अगर हम इसका ओरिजिन देखें ना और इसकी बेस देखें, गुस्सा जो अभी आपने बात किया कि बहुत झूठ बोलते हैं, ट्रस्ट का लेवल क्यों नहीं होता और ओवर द पीरियड टॉलरेंस क्यों डेवलप नहीं होती, तो इन सब चीज़ों के पीछे हमारे मूड मजाज के मसले होते हैं। मूड एंड मजाज यानी मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हर गुस्से के पीछे डॉक्टर साहिबा, मैं पला बड़ा अमेरिका में हूँ। अच्छा, मैं कसम खा कर कहता हूँ, पूरी दुनिया में मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे ही।
जी हाँ, कि तो किसी हाँ, भी exactly, माशरे में मैं- देखिए मूड जी। मिजाज, देखिए हम एक तरक्की पजीर मुल्क के दौर से गुजरे, हम तरक्की याफ्ता साहिब, होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम डिनाई again नहीं जो कर है ना, सकते, हाँ। हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते ना, जब तक हम देखिए असल चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। लाइक हम इस चीज़ को डिस्कस करें, लेट्स सपोज कि खुदकुशी क्यों की और हम ब्लेम करते रहे फैमिली को, मगर जो उसकी रूट कॉज थी, जो कि डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है और सप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम उन मसाइल का हल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब वही तो पूछ रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान क्या ऐसी चीज ट्रिगर होती देयर इज अ है? टॉक्सिक रिलेशनशिप बेसिकली, वो नहीं, फिर वो- टॉक्सिसिटी। फिर वो पीछे जाना देखें, चाह फिर रही ये हूँ। पॉडकास्ट वाला शो होगा। जी हाँ, फिर ये शो टीवी पे नहीं I हो think सकता। Iram मैं is आपको saying बता रहा हूँ फिर, बिकॉज अगर आप लोग मुझसे बात करेंगे तो आई हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। Obviously, we should be honest and we should be- हेलो जी, इस्लाम जी, इरम कुछ कहना चाहती हैं, आप बताइए। साहिर, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन अल्लाह ताला ने भी इसको बड़ी इज्जत दी है। बिल्कुल। और जैसे कि भी बात हो रही है कि वो टॉक्सिक रिलेशन डेवलप हो जाता है, एक तो उसमें कंपटीशन आने लगता है। सम टाइम अगर वाइफ किसी तरह से ग्रो कर रही है और हस्बैंड हमारे माशरे का ये बड़ा सैड बैक है, ये शायद पूरी दुनिया That's में so है। true. कभी कभार ज़र्फ इतना बड़ा नहीं Acceptance. होता कि आप अपनी वाइफ को इतना सक्सेसफुल देख सके। वो चीज एक होती है जो आपके, क्योंकि आप अपने आप को कमजोर समझने लगते हो तो आपके अंदर एक वो एग्रेशन और आपको गुस्सा आने लगता है। अच्छा। कभी कभार बीवियां ये होती है कि जी ये बाहर का सारा गुस्सा लेके घर में आ जाता है, ऑल्दो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और वहां पे वो प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इस चीज को बाहर रख के आया करो, कम से कम तुम इतना तो अपने ऊपर कंट्रोल किया करो। Why you are showing this anger to kids or in front of kids? Why you are talking like this with me? ये तमाम चीजें, लेकिन honestly मैं तुम्हें बताऊं, एक वो बड़ी अच्छी बात है ना कि we all are in the same game, just different levels, dealing with the same मुझे hand, लगता है कि just हमें different levels. हम ये जो तो उम्मीद बात कर रहे हैं ना ये कि है कि गुस्सा, और देखो गुस्सा हम बचपन से सुनते आए, एक चीज का गुस्सा हराम है, सही है। हमें मजहबी तौर पे भी हमेशा ये समझाया गया कि गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है, लेकिन हमें कभी ये नहीं समझाया गया कि कौन सा गुस्सा हराम है। Then again, क्या नफरत भी हराम नबी होनी करीम चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं अच्छा, आया? अच्छा इरम, लेट मी गेट टू द डॉक्टर साहबा जी, बताइए। एक जो चीज़ है ना, जैसे हम ये एक्सपेक्टेशन ही ये क्यों है कि मियाँ बीवी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो बिल्कुल सकते हैं, यही तो उनको बात मैं कहता रिजॉल्व, हूँ। एग्जैक्टली, इनको बिल्कुल हो रिजॉल्व करने का एक तरीका हो। बहन That's- भाइयों में that's the कॉन्फ्लिक्ट्स way, होते हैं। that's the way. मैं ये समझती हूँ कि वो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्लीज़ हमें शायद अपने आप को रीफ्रेज करनी पड़ेगी बहुत सारी स्टेटमेंट्स, जिसमें पहली स्टेटमेंट ये है कि ज़िंदगी में सब ठीक हो जाता है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि मियाँ बीवी में कभी लड़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है प्लीज़। फैक्ट्स ये हैं कि ज़िंदगी में एक चैलेंज खत्म होता है तो दूसरा चैलेंज स्टार्ट होता है। True, true. और हम उसको कहते हैं कि चीज़ें ठीक हो गई हैं। इसी तरह से मियाँ बीवी में ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं होती जहाँ पे उनका इख्तलाफ नहीं होगा, उनकी लड़ाई नहीं होगी। हाँ, उस दो लड़ाई अलग को लोग आपने- हैं, बिल्कुल हो Exactly, सकता है। आपने बस लड़ाई सब कहा को करते मैनेज हैं कि कैसे हाँ। करना है, इट मैटर्स अ लॉट। और जो अभी हम बात कर रही हैं, मैडम ये भी बात कर रही हैं, एक दिन एक बंदा मैरिड होता है, आप उसको कहते हैं यू शुड वर्क ऑन योर एंगर। वो कैसे एंगर पे काम कर सकता है जब तक जिसने identify 30 नहीं साल- होगा। उसने 30 साल जिंदगी ऐसी गुजारी है। एक ये- मैं कॉल ले लूँ जी श्योर। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद आते हैं, आप बताइएगा जी। कि जी बड़ी अच्छी बात कि उसने 30 साल जिंदगी ऐसे गुजारी है। जी हाँ। अब वो एक दिन में कैसे चेंज नहीं हो हो जाए? सकता। अच्छा, फिर इनहेरिटेंस बहुत बहुत कुछ होता है। Exactly. अच्छा देखिए, हमें बहुत Environment कुछ, बहुत मैं है। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमें बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, Yes. अनलर्न करना पड़ेगा। अगर हम अनलर्न नहीं करेंगे तो माशरा कभी ठीक नहीं होगा। सर ये बताइए, कुछ ऐसी टिप्स हैं कि अगर गुस्सा आ रहा हो तो कैसे कंट्रोल कर लिया जाए? मैं बता रहा था वाइस साहब से ना, एक बेटी ने सवाल किया था कि जी मुझे बहुत गुस्सा आता है हर वक्त। तो आपने कहा कभी अपने बागीचे से थोड़ी मिट्टी लेके ना अपने चेहरे पे लगा दिया करो, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी वक़्त है क्या इतने बड़े जहान के बीच में। ये जिसके ऊपर तुम लोगों को फतह करने का जिनको शौक़ है ना, अपनी बीवी को फतह करने का शौक़ है, अपने मुलाजिम को फतह करने का, ये मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे को समटाइम फतह कर रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई होती है, वो मोर्चे संभाले हो। चाहे ऑर्ग्यूज हैं या मैं कहता हूँ वो तो बहुत ही वर्स्ट है ना। वह सब कहा करते थे कि जिस शख्स का दिमाग बंद हो जाए ना, सर, मैं बताऊं- उसका हाथ चलना शुरू होता है। सर 3 रोज़ा मैचेस शोहर जीतता है, हाँ जी। 1 डेज T20 एंड द वर्ल्ड कप वाइफ टेक्स इट। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ इसमें। जी हाँ, और ये हमारे कॉमन ट्रेट्स चल रहे हैं यहाँ माशरे के अंदर कि हम लोग एक ही घर में रहते हुए। अच्छा, हाथ क्यों चलता है? देखिए एक बात है, आप
इमोशनल डैमेज हाँ, भी बेतहाशा exactly, होता हाँ, है, लेकिन जब आप फिजिकल जो स्कार होता है ना, बिकॉज औरत हाथ उठा नहीं सकती बराबर में ना, जी और हाँ। जो उसके जवाब में नहीं उठा सकती, और वो उसकी जो लॉजिक physical- मर्द क्या पेश करता है क्या? कि इसकी जुबान चलेगी तो मेरा हाथ चलेगा। अक्सर ये मैंने तो माशाल्लाह। सुना है जी, ये असल में जहाँ पे कि वहाँ पे जहाँ पे उसकी ना अकल अब बंद हो गई है ना, कि अब ये मैं इसको आर्ग्यू नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं दलील नहीं दे सकता, वहाँ पर जो है ना वो हाथ उठते हैं। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपसे ये कहना था कि मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और गुस्से में मैं अपने आप को भी मारती हूँ, रोती भी हूँ और गुस्सा कंट्रोल नहीं होता मुझसे। क्या उम्र है आपकी? और मेरी उम्र 21 साल। 21 साल। 21 साल। मैं आप दोनों से कहता हूँ कोई भी बात कर ले। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आइडेंटिफाई करें कि इनको किन बातों पे गुस्सा आता है, किन लम्हों पे, ख़ास कौन से स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, टाइमिंग क्या है, कौन सी चीज़ें इनके मूड को इफ़ेक्ट करती हैं। ओवरऑल अपने मूड को आइडेंटिफाई करें कि ज़्यादातर ये किन बातों पे बहुत खुश होती हैं। जैसे अब एक डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर ना, जिसमें जिसे मूड स्विंग्स के हम बीमारी कहते हैं। तो उसमें एक टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत हाई फील करता है, मेनिया में, मैनिक, उसमें हाई होता है, बड़ा एक्साइटेड, खुश, शॉपिंग, फ्रेंड्स, गुस्सा भी है तो ज़्यादा, स्पेंडिंग है तो बहुत, और उसी की दूसरी एक्सट्रीम है जिस पे आप बहुत डिप्रेसिव होते हैं। तो मेनिया में जो आपने डिसीजंस लिए होते हैं, यानी जो दोस्तियां की होती हैं या जो स्पेंडिंग की होती है, वो दूसरे एक्सट्रीम पे, यानी जब आप डिप्रेसिव होते हैं तो आप रिग्रेट करते हैं, उस पर आप सेल्फ ब्लेमिंग में आते हैं, उस पर आप सैड होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, और फिर आपका सेल्फ हार्म की, सुसाइडल आइडिएशन, मारना, खुद को मेरे ख्याल करना। में जो है ना यहाँ पे जो ये जो बच्ची अभी बात कर रही थी उसको मैं इस तरह से मैं उनको हेल्प ऐसे करना चाहूँगी कि एक चीज़ होती है साहिर सेल्फ टॉक, अपने आप से खुद कलामी, विच आई बिलीव इज़ द की टू सक्सेस एंड फेलियर एट द सेम टाइम। जिस बंदे को ये सेल्फ टॉक समझ आ जाती है ना, वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। और वो सेल्फ टॉक है क्या कि हमारे जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि मेरा दिल और दिमाग बातचीत करता है आपस में, होता तो एक्चुअली नहीं है, मगर एक सेल्फ टॉक अंदर चल रही होती है। वो सेल्फ टॉक है हमारे इमोशनल ट्रिगर्स की। बेसिकली जो हमारी सेल्फ टॉक चल रही होती है वही हमारी इमोशनल स्टेट होती जा रही होती है। जो बच्ची अभी हमें बात कर रही थी, बड़ी खूबसूरत बात की मैडम ने कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं। मगर मैं कहती हूँ कि उससे थोड़ा सा जब आप वो सिचुएशंस आइडेंटिफाई करें तो आप अपने आप से ये ज़रूर पूछें, ये सवाल करें अपने आप से कि आप सारा दिन अपने आप को मैसेज क्या करते हैं, आप अपने आप से बात क्या करते हैं। मुझे इसने भी ये कहा, उसने भी वो कहा, मुझे हमेशा इसी तरह से जो ट्रीट किया जाता है, हमेशा मेरी बात को निगलेक्ट कर दिया जाता है, मुझे एक एक बात के ऊपर झिड़का जाता है, मेरी बात सुनी नहीं जाती, मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया जाता है। दैट्स व्हाट द सेल्फ टॉक इज़ गोइंग ऑन ऑल द टाइम इनसाइड यू, विच इंटाइस योर इमोशंस, जो कि आपके इतने ज़्यादा ट्रिगर कर गुड देता थिंग है। है ये बेटी की, मुझे जो एक अच्छी बात लगी कि उसने पहले आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब जिसको ये एहसास हो जाए ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये इब्तदा है कि यहाँ से वो काम सही होना शुरू हो सकता है। अगर पेशेंट अपने आप को बीमार ही नहीं समझ रहा, इलाज किससे करवाएगा, बात किससे करेगा? जो अपने आप को थोड़ा बीमार समझता है ना, वो किसी से कंसल्ट अच्छा, जरूर एक करता मैं है। लास्ट पे सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अभी मैम ने बात की ना कि सेल्फ टॉक करें, एट टाइम जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है या जो नेगेटिव आपके मैसेजेस आपको आ रहे होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। नेट्स जिसे हम कहते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। उसके लिए यू हैव टू टेक सर्टेन मेडिकेशन फॉर शॉर्ट टर्म। उसके बगैर पेशेंट को हम डिफ़िकल्टीज़ में ले जाते हैं, यानी वी हैव टू, कोई इसमें शर्म झिझक, जब आप आइडेंटिफाई कर रही हैं और आपको इस तरीके से हमारी सारी डिस्कशन हेल्प आउट नहीं कर रही, इनके लिए बेहतर ये होगा बेटा आप ना कॉल कीजिए, किसी साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे जाके पहले डिस्कस कीजिए। एक्सीलेंट। बिकॉज मुझे नहीं पता और इनको भी नहीं पता कि आपके हालात क्या हैं, बिल्कुल। क्या चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है उन चीज़ों को। बिल्कुल।
क्या चीज़ है, किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। कभी कभी ये गुस्सा इसलिए भी होता है बिकॉज आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, कभी कभी ये गुस्सा इसलिए भी होता है कि अप्रूवल नहीं मिलती, कभी कभी ये भी होता है कि आप कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो, फिर कभी कभी ये होता है कि आपकी अपनी रिलेशनशिप जो अपने पेरेंट्स के साथ होती है या अपने भाई बहनों के साथ होती है या किसी एक शख्स के साथ होती है, वो वैसी नहीं जा रही होती, तो आप उसके लिए भी बगावत पे आमादा या हो जाते एट टाइम बड़ी अच्छी जा रही होती लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती। और एक चीज़ मैं और इसमें क्लियर करूं कि साइकेट्रिस्ट पे जाने से पहले सबसे पहले थेरेपिस्ट पे जाएं, साइकोलॉजिस्ट पे, वहाँ पे जाके अपना डायग्नोसिस लें। हो सकता है बातचीत से मसाइल हल हों, इनको राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए शेयरिंग और डिस्कशन का। अगर वो सजेस्ट करें तो ये फिर जाके मेडिकेशंस पे जाएं। हमारे यहाँ पे मेडिकेशन प्राइमरीली ज़रा करते हैं। इरम से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इरम कोई टिप दीजिए, गुस्सा कैसे कंट्रोल, अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल किया जाए? साहिर, फ्रेंकली स्पीकिंग, देखो मैं तो गुस्से को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेती, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इट्स एन एनर्जी, ट्राई टू यूज इट इन अ पॉजिटिव मैनर। अब अभी जैसे तुम लोग बच्ची की बात कर रहे हो, आई हैव माई 9 years old किड। अभी एक ये बात हुई थी ना कि जी 30 साल का गुस्सा से ख़त्म कैसे करें, 30 साल का गुस्सा आया कहाँ से है। अब अगर वो मुझे अक्सर कहते हैं मम्मा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब या तो मैं उसे बिल्कुल डर के बैठ जाऊँ कि हाँ उससे गुस्सा आ रहा है, मैं बोलूँ अच्छा चलो काम हो जाओ, अच्छा मुझे बात बताओ क्या है। मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है एंड आई एम योर मदर, और अगर मेरे और तुम्हारे गुस्से को मिलाया जाए तो बताओ कौन जीतेगा। मैं ट्राई करती हूँ कि उसकी जो अटेंशन है, जो उसकी बात है, उसको डाइवर्ट करूँ, और जो वो जिस बात से मुझे एक, क्योंकि आजकल बच्चों में ये चीज़ बहुत कॉमन है, डराने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे की, जी वी आर इन एंगर, हमें गुस्सा आ रहे। देखो हर गुस्सा डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होता। That's exactly right. Yes. बिल्कुल सही। मैं मानती कि हर गुस्सा डिप्रेशन या एंजाइटी है। लीड अब करो। मुझे एक बात बताओ, सॉरी मुझे एक बात बताओ, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के साथ जो कुछ हो रहा है, वेयर इज अवर एंकर? हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? हमारा खून क्यों नहीं खोल रहा? हम दिन रात इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चीजें देख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। मतलब जितने भी हमारे हुक्काम है, सारी मुस्लिम दुनिया, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान है, उनका गुस्सा किधर है साहिर? इस्लाम की डिक्लाइन की वजह सबसे बड़ी यही है कि वो गुस्सा जो एक दूसरे के दर्द पे तड़प जाने के लिए आना चाहिए था, वो नहीं आता। हज्जाज बिन यूसुफ को जो गुस्सा आया था और मोहम्मद बिन कासिम को जो भेजा था, वो गुस्सा नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी टू से, मैं बड़ा अच्छा, मुझे सिर्फ एक मिसरा याद आ रहा है कि उस शहर में लगता है अदालत नहीं होती जिस शहर में इंसान की हिफाजत नहीं होती। हर शख्स मखलूक है खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। और हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। तो अगर एक शख्स को गुस्सा आ रहा है अपने हक के लिए, तो दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज नॉट एंजाइटी, दैट इज नॉट बगावत। ही वांट्स टू डू समथिंग, और उसका वो पूरा हक है कि वो करे और उसको उस चीज में फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात इंटरप्ट करूँगी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं बताऊँगी कि देखें दुनिया में कोई मसला नहीं जिसका हल बातचीत में ना हो। दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आप बैठें बातचीत करें, बस आपको बातचीत का तरीका आना चाहिए। आप उस बात को लाउड शाउट कर लें, आप उस बात को, उस मसले को आराम से असर्टिवली करें। असर्टिवनेस क्या है? सच्ची खरी बात करना इज्जत एहतराम के साथ। और जैसे आपने बात की थी कि हाथ क्यों उठता है शौहर पे, शौहर का बीवी पे हाथ क्यों उठता है, तो इसलिए उठता है ना कि उनको लगता है कि मेरी बात में दम नहीं है, मेरा फिजिकल होना ज़रूरी है, अब मैं डराऊंगा तो हाथ उठेगा। जबकि अगर उन्हें बातचीत आए जो कि 1.5 मिनट की बात हो, 90 सेकंड में मैं आपको अपना मैसेज कन्वे करके सेफ एग्जिट लूँ और उसके बाद आधे घंटे बाद मैं दोबारा अपना मैसेज आपको कन्वे करूँ, तो असर क्यों नहीं होगा? मगर हमारा लर्न बिहेवियर है, जैसे सर ने स्टार्ट में कहा था ना, लर्निंग है, तो हम शायद उन्हीं पैराडाइम्स पे चल रहे हैं कि जो राइट है उस पर गुस्सा करें। बात को सेकंड करूंगी कि हर गुस्सा जो होता है ना, डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होता। ये आपका एक लर्न बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जेनेटिक्स और आपका एनवायरनमेंट इसमें बहुत रोल प्ले करता है। वी शुड मेक इट वेरी क्लियर कि जी अगर आप गुस्से में हैं तो डोंट टेक दिस प्ली कि जी मैं डिप्रेशन में और मैं एंग्जाइटी में हूँ। नो, नॉट एट ऑल। ये आपका एक ट्रिगर्ड इमोशन है, आपने इसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं सीखा हुआ, या आपको
अभी तक ये बार-बार ही नहीं करवाया गया कि जी इसको मेरे एक्सप्रेस ख्याल है कैसे किया शायद जाना ट्रिगर है। का ना लेवल भी कुछ बड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली एंड देन हर अगेन बात पे ट्रिगर होना बहुत ही Exactly. छोटे पांडे की बात है जी, वो जल्दी गर्म होने वाला। बड़े शऊर वाले ना किसी बड़ी चीज़ के ऊपर एंगर में आते हैं, Exactly. हर छोटी चीज़ के ऊपर नहीं आते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कराम ने पूछा कि अपने मुलाजिम को कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए दिन में, तो आपने फरमाया कम से कम 70 मरतबा अपने मुलाजिम को माफ़ करना चाहिए। एक कितनी अच्छी एंगर मैनेजमेंट है कि आप कम से कम कहीं से तो आगाज़ करें ना। कुरान पाक में बार बार आया है कि माफ़ करो, गुस्सा पी जाओ और एहसान करो, जो सबसे बढ़ के बात की गई कि एहसान करो। कहते हैं अल्लाह को वो घूंट बड़े पसंद है जो आप गुस्से में पी जाते हैं। इसको पीने का तरीका ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि ये पीना इतना आसान नहीं है। एक तो मैं ये समझती हूँ कि तुमने ये भी बहुत प्यारी ये बात हुई है, और मैंने भी मैंने एक्चुअली ये की थी कि क्या सरकार अलैहिस्सलाम को गुस्सा नहीं आता था? इजलाल इलाही पे जब भी बात बिल्कुल होती थी तो आपका चेहरे मुबारक सुर्ख हो जाता था और आपके गुस्से के That's आगे so कोई true. ठहर नहीं सकता था। बात सिर्फ ये, एक बड़े मशहूर सहाबी है, तो वो एक मरतबा अपने गुलाम को मार रहे थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस पे जितना इख्तियार रखते हो अल्लाह तुम पे उससे ज़्यादा इख्तियार रखता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई मर्द किसी औरत पे हाथ उठाता है गलत। तो वो ये समझ जाता बिल्कुल है गलत। कि वो जो अल्लाह बैठा हुआ है ना, कोई उसको अल्लाह ने justification इख्तियार नहीं। नहीं दिया। अच्छा, कि यहाँ तुम में इरम से बेहतर इरम मुझे तुम्हें- मुझे ब्रेक लेना है। जाने से पहले जी, ब्रेक से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गज़ा में जो कुछ हो रहा है और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हम बोल क्यों नहीं रहे हैं? मीडिया तो बात करता है, हम भी बात करते हैं जिस फोरम पे बात करनी होती है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बड़ा सिंपल रीज़न है। अगेन स्ट्रेट टॉक, जब तक मांगना बंद नहीं करोगे ना तब तक बोल भी नहीं पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं जब पाकिस्तान आया था तो अक्सर लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि मुझे उर्दू क्यों आती है, तो मैंने उनसे ये जवाब दिया था कि मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझसे कभी नहीं गया। अंडरस्टैंड दिस। जो लोग सहारों पे खड़े होते हैं वो किसी का सहारा नहीं बन सकता। आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है तो फिर ही आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जिस मुल्क में हर चीज़ बाहर से आई भी हो, सो मच सो कि आपका क्या कानून कब कैसे क्यों बनेगा वो भी, वहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? हम बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। हम बात करेंगे? हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने रिश्ते ठीक रखना है। वो रिश्ते नहीं जो मेरे और आपके हैं। जाने दीजिए, फिर सही। आइए शो करते हैं। ये सब बेकार की बातें। हम और आप दोनों अगर सच बोलने पे आए तो एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला सकते। रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा तो हो, पता तो चले। सो टिप्स, कंट्रोल कीजिए गुस्से को। जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जनरल फैक्टर्स जहाँ पे सारे चल रहे हैं, एक दीन बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ पे अगर आप दीन के जितना करीब होते जाएंगे ना, आपके अंदर थोड़ी सी हम्बलनेस भी आएगी, थोड़ी सी बर्दाश्त आएगी। कुछ चीज़ों को जो हुक्म के तौर पर हमारे लिए जिनका नज़ूल हुआ है, अगर सिर्फ हम उनको बहुत ज़्यादा समझे बग़ैर भी उनको फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इस्तकामत भी आ सकती है, ठहराव आ सकता है, माफ़ी आ सकती है, दरगुज़र आ सकता है, शुक्र आ सकता है, सब्र आ सकता है, तवक्कल आ सकती है, रज़ा आ सकती है, हया आ सकती है, सब कुछ ही आ सकता है। हमें सिर्फ थोड़ा सा ये फोकस करना है कि जिन चीज़ों का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है, हम लोग दूर हैं, बहुत दूर हैं। हमारा माशरा कहने को इस्लामी है नहीं इस्लामी। इस वक्त हम लोग बहुत कोसों दूर हैं प्रैक्टिकल, जिसको कहना चाहिए कि अमल करने के दौर के ऊपर। अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम भी अगर हम अपने अल्लाह के हुजूर बैठ के उससे ही कुछ गिला शिकवा कर लें, को अपने अल्लाह से ही कोई बात कर लें, को अल्लाह से ही कोई गाइडेंस मांग लें, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ना इस दुनिया में भी जवाब मिल जाएगा। हैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बड़े बुज़ुर्ग भी बैठे होंगे जो महल्लों की सुलह कराते होंगे, जो महल्ले में कोई बड़ा चौधरी भी होगा जो बैठ के सुलह सफाई मियाँ बीवी के दरमियान करवाता होगा।
लेकिन अगर किसी ने अपने अंदर भी कुछ चाहती लगानी है ना किसी ने, तो उसको फिर दीन के करीब होना पड़ेगा। ये मैं आपको एक पक्की बात बता रहा हूँ। सिर्फ कहना ना, हम लोग ना हर लिबादे को अपना लिबादा समझ नहीं सकते। हम यहाँ पर एक कौम के तौर पे अगर आए हैं और मुसलमान के तौर पे आए हैं, अगर हम इससे दूर हैं तो यकीन करें कि इसमें सिवाय खराफात के और अपनी बर्बादी के इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हम लोग आप कह रहे हैं नमाज पढ़ते हैं ना, एक तरीके का ये हो सकता है कि हम मजहब के ज़्यादा करीब हों और मजहब हमको ये सिखाएगा कि अल्लाह के हमें करीब किस हो, तरह- जिसको अल्लाह कहना के चाहिए। हाँ करीब। जी, जी मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी साहब, क्योंकि मुझे कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करनी है। और उनमें से बेसिक चीज़ जो है वो ये कि एक आपने सवाल किया था कि आवाज़ें ऊंची क्यों होती हैं। गुस्से को मैनेज करने के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि आवाज़ ऊंची क्यों होती। आवाज़ हमेशा रेसिप्रोकेट करती है। और रेसिप्रोकेट कैसे करती है? मसलन आपने कभी जिस बंदे को ऊंचा सुनने की आदत होती है ना, आप उससे बात करें तो वो ऊंचा बात करेगा, हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आपको भी ऊंचा सुनाई दे रहा है। सेम गोज़ विद द एंगर। जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो आपको लगता, आपके कहीं लाशऊर में ये एक लर्निंग बैठी हुई है कि जब तक मेरी आवाज़ ऊंची नहीं होगी ना, तो अगले बंदे मेरी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। अब होता है कि आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इट, एक घरेलू सिचुएशन उठाने लगी हूँ, प्लीज़ विद ड्यू अपॉलॉजी, सिर्फ समझाने के लिए। अब होता क्या है, तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात करती हो, तुम भी हमेशा मुझसे ऐसे बात करते हो, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप, मुझे भी गुस्सा आता है तुम्हारी बात में, अगर आप तुम ना चुप की तो मुझे गुस्सा मजीद आ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग एक्चुअली। अब दो चीज़ें यहाँ पे समझने की, आवाज़ें रेसिप्रोकेट कर रही, जब आपने बात करनी है ना, आपने उससे ऊंची, मैंने बात करनी, मैंने उससे ऊंची बात, ताकि आपकी आवाज़ नीचे दबे और आप गलत साबित हो जाए। ये पहला फिनोमेना है। दोनों में से किसी एक को पता चल जाए कि आवाज़ें रेसिप्रोकेट करती हैं, तो एक बंदा अपनी आवाज़ नीची कर ले इंटेंशनली, तो कभी गुस्सा उस एक्सट्रीम तक जाएगा ही नहीं। पहली बात ये। दूसरी इसमें जो सीखने की बात है ना, वो ये है, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, एक चीज़ होती है सेल्फ टॉक, खुद कलामी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, गुस्सा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आप चुप ना किए तो मैं हाथ उठा दूंगा, मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा, चुप कर जाओ। मैं चार्ज किए जा रही हूँ अपने आप को। मेरा ब्रेन इनकैपेबल है टू मेक दिस डिफरेंस कि मैंने हाथ उठाना है कि नहीं उठाना। ये वो एनालिसिस नहीं कर सकता, वो सिर्फ वो करेगा जो मैं कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, और मुझे गुस्सा आ जाएगा। सो वी रियली नीड टू टेक दीज स्टेप्स। ये स्मॉलर स्टेप्स हैं। पहले आवाज़ नीची कर लीजिए, जो कि हमारा मज़हब भी तालीम देता है, एंड एट द सेम टाइम जो है इस बात को समझ लीजिए कि ये जो आप कह रहे हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, भाई जो ब्रेन है ना वो कंप्यूटर है, जो डालोगे ना वही बाहर निकालेगा। आप कहेंगे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आएगा, आप कहोगे लिसन फोकस रिस्पॉन्स, तो लिसन फोकस रिस्पॉन्स ही होगा। सो सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक को थोड़ा सा बदल लीजिए, यू विल सी अ लॉट चेंजेस इन दिस। अच्छा, मैम। ये अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, मैं इसे कोई थोड़ा आगे गाइड करूंगी लोगों को कि सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी लें, सिर्फ अपने साथ वालों की, हमसायों की, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां लेना छोड़ दें। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। हमारे अपने अंदर ही करने की बड़ा बहुत कम, important है ये। हमारी अपनी प्लेट में इतना कुछ है कि वी हैव टू फिनिश दैट फर्स्ट। फिर ये कि थोड़ा सा डेली एक अपने पैराडाइम पे काम करें, यानी अपने एक नज़रिए पे काम करें। आप आइडेंटिफाई करें कि ये नज़रिया जिस पे मैं बहुत फोकस करती हूँ, क्या ये नज़रिया एग्जिस्ट करता है, या ये नज़रिया मुझे डैमेज कर रहा है, या मुझे ये बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है। फिर 5 मिनट्स डेली दें, पूरी रूटीन में 5 मिनट अपने आप को दें जो आपका मी टाइम हो। बुकिश में एक मी टाइम तो है, मगर ये वो हो ऑनेस्टी जिस पे आप अपना कैथारसिस करें, इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं। आपको अपनी आगाही हो कि आप क्या हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यानी बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों डोमेन्स ऐसी हैं जिस पे हम सबको काम करने की बड़ी ज़रूरत है। बायो, आपने अपना ओढ़ना बिछोना, रूटीन, सेहत बेहतर करनी है। साइको पे यू हैव टू फोकस ऑन कि आप खुश कितना होते हैं, ग्रेटिट्यूड कितना प्रेजेंट करते हैं, आप दूसरों की खुशी में कितना खुश होते हैं, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, क्या आप अपनी चीज़ों को डिस्प्लेस तो नहीं दूसरे पे कर रहे होते। जो सोशल है, ठीक है, हम सब जैसे अभी ब्रेक में भी हम डिस्कस करते, सोशल प्रेशर्स हैं हम पे बहुत ज़्यादा, मगर ये आदम एंड हवा के दौर से चलते आ रही हैं और आगे मज़ीद बढ़ेंगे। बट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दीज प्रेशर्स, यानी जो हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है,
हमने देखने हमारी चादर कितनी है। मैं अपनी बात करूंगी कि मेरी चादर और मैंने पाँव कितना फैलाना है। तो जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो यहाँ से सॉर्ट आउट होना शुरू होंगे। चौथा स्पिरिचुअल डोमेन्स हैं। आपको बहुत चीज़ें हमारे मज़हब में, मेरा ख्याल है जो बातें अभी मैं कर रही हूँ, ये सारा, ये सबका सब तो 1400 साल पहले डिफ़ाइन कर दिया गया था, जो कि साइंटिफिकली डिफ़ाइन हो रहा है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट, स्लीप हाइजीन। पूरी दुनिया में जिस चीज़ पे काम हो रहा है ना, वो आपका 5 AM क्लब पे काम हो रहा है। यानी जो अज़ल से बात सिखाई गई थी ना, जल्दी उठना और जल्दी सोना, वो अब उस पे काम हो रहा है। आप अपनी नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ग्रेटिट्यूड को रखें। फिर सादा ग़िज़ा, ये रोल बहुत प्ले करता है। कॉम्पिटिशन्स में जाना, रेस्टोरेंट्स पे जाना, बैड फीलिंग्स देना, घर वालों को ये बार बार रियलाइज़ कराना कि फ़लाँ जगह पे जाएं। तो सादा ग़िज़ा, ये वो चीज़ें, छोटी सी वॉक और एक्सरसाइज। लास्ट बात है कि आप अपने लिए इतना सा टाइम निकालें, 90 सेकंड का वो कहते हैं कि आप वॉक करें, 90 सेकंड वॉक। और इरम क्या कहना चाहते हैं, कोई टिप दीजिए मुझे। बस साहिर, मैं यही समझती हूँ कि जैसे अभी इन लोगों ने ये तकरीबन तमाम बातें कर दी हैं कि एक तो ये कि अल्लाह के नज़दीक हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता ना, वो बंदों का भी नहीं कर सकता। तो पहले अल्लाह के शुक्रगुजार बने, ताकि फिर अल्लाह के बंदों के शुक्रगुजार बने। और अपना गुस्सा आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर से आके कोई एलिमेंट आपको नहीं रोकेगा। और अपने आप को ब्लेस समझें बहुत सारी चीज़ों में। और बस मौला अली के कॉल यहाँ कोट करके अपनी बात ख़त्म करूँगी कि, और ये बात हर शख्स को सोचनी चाहिए कि जब तुम्हारी जान पे बन जाए तो सदका दे के अपनी जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन पे बन जाए तो अपनी जान दे के अपना दीन बचाओ। तो यही समझे कि आपकी जो जान है वो भी कहीं अमानत है, तो ट्राई टू यूज़ इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ऑलराइट जी, मैं जब भी इकबाल को पढ़ता था तो नई डेफिनेशन सामने आती थी। जब भी एक शेर है, वो बड़ा कमाल है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं अपने 2 सेंट्स आपको दे रहा हूं, इसको अपने साथ रखिए। हम जो बात करते हैं उसमें कभी भी हमारा दिल दिमाग के साथ सिंक नहीं होता। ये मेरा हाथ है, मुझे पामिस्ट्री पढ़ते हुए 23 साल 24 साल हो गए। माई हैंड इज कॉल्ड मंकी पाम। ये मंकी पाम वो होता है जहाँ दिल और दिमाग की लकीर एक होती है। मेरे हाथ में 2 लकीरें। याद रखिए, गुस्सा एक इमोशन है। इस इमोशन के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इमोशन है। अब एक बात बताइए, अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है तो क्या आपके गुस्सा करने से पे हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपके बेटे ने आपकी बात नहीं सुनी है तो क्या गुस्सा करने से वो सुनने लगेगा? नहीं सुनेगा। अगर आपके हस्बैंड ने हमेशा वही किया जो वो हमेशा करते हैं, तो क्या आपके गुस्सा करने से वो करने लगेंगे जो आप चाहती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इमोशंस, गुस्सा करना जायज़ है, बिल्कुल कीजिए, कर लीजिए, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट सॉल्व एनीथिंग। 2 किस्म के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम देखते हैं, 10% बात करते हैं सोल्यूशन की, 90% कंप्लेन करते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम देखते हैं, 90% बात करते हैं सोल्यूशन की, 10% फोकस करते हैं प्रॉब्लम पर और एक्चुअल कंप्लेन पर। अगर आप जिंदगी में तब्दील करना चाहते हैं अपने आप को, तो स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेप 1। और स्टेप 1 क्या है? नो योर सेल्फ, खुद आगाही। हम इतना बाहर जाते हैं कि अंदर जाना ही भूल जाते हैं। कमिंग बैक टू यू सर, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ों को तो गुस्सा आता है, लेकिन जब बच्चों को गुस्सा आने लगे तो क्या किया जाए? बच्चों को भी ना इंस्पिरेशन कुछ होती है अपने माँ बाप से। मैं बताना चाहूँगा कि देखें, अगर कोई भी आदत आपकी पिछले 30 साल से चलती आ रही है, हाँ जी, इट्स वेरी इजी कि आप उसके ऊपर चलते हैं ना, लेकिन जब उसको कभी तोड़ना होता है उस आदत को, थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल आइडिया से हट के भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो आप, ये मैंने होते देखा,
बात साहब की महफिल में कि एक बंदे का 40 साल का एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है और आके उसको एक छोटे से ट्विस्ट के साथ ही उसकी पूरी मेंटालिटी को, उसके थॉट प्रोसेस को जो है ना वह सब चेंज कर दिया करते थे। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुबारक के बारे में, तो एक चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत वहाँ पे मिली कि कफ़ार कहा करते थे कि हम आपसे सख्त बात कैसे करें, आप हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं। हाँ हाँ, यानी कि शफ़क़त का ये अंदाज़ कि आप लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया हुआ है, अपनी जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है वो छोड़ दी हुई है। आपकी बात को सेकंड करता हूँ, एक बात आपकी बात पे याद आ गई, जिस मक्के को आपने मुड़ के देखा था जब आप हिजरत फरमा रहे थे जी, और आपने कहा था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, जब आप उसमें फाते बन के दाखिल होते हैं तो आपका अंदाज़ क्या है? उस वक्त गुस्सा नहीं है, नहीं है आपका अंदाज़ क्या है कि वो जो ऊँटनी की जो कोहान है उस पे आपकी पेशानी मुबारक जो है वो लगी। अम्बल जी, आप सोचिए, आई मीन, और आम माफ़ी उस दिन, आम वो जो अबू सुफियान के घर पनाह ले उसे भी माफ़ी, जी हाँ, वो जो घर का दरवाज़ा बंद कर दे उसे भी माफ़ी, वो जो दार इस्लाम में दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी। मैं ये समझता हूँ कि जो अगर ये चाहता है ना कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात को वेट दिया जाए, तो गुस्से से नहीं अपने किरदार से ये बात साबित करे, वो अपने आप को प्रूव करे। जिन लोगों ने नफ़रत से दुनिया फ़तह की है ना, आज उनके नाम को अच्छे नाम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मोहब्बत से इस दुनिया को फ़तह किया ना, उनके नामों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी है, हज़रत दाता साहब भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दौर में जब सारे इर्द गिर्द काफ़र ही काफ़र हुआ करते थे और उन लोगों के सामने जब वो दीन इस्लाम लेके आए तो क्या मोहब्बत से नहीं पेश की जाती थी बात? अगर आपके अंदर से ये वाला इखलास ख़त्म हो रहा है ना, मोहब्बत वाला, तो फिर समझ लें कि आपके ऊपर कई चीज़ें अटैक कर सकती हैं। मैम, बच्चों को जब गुस्सा आए तो क्या किया जाए? बच्चों को जो गुस्सा आए तो समझना ये ज़रूरी है कि वो आ क्यों रहा है, क्योंकि बच्चा अक्सर जो है वो अटेंशन सीकिंग के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए आपसे गुस्सा कर रहा होता है, या फिर उसने सीखा ये होता है कि नॉर्मल बात भी आपने चीख चंगाड़ के ही करनी है। ये दोनों चीज़ें, और उसकी वजह जो है और वो अपने माँ बाप से सीख रहा होता है, माँ बाप से सीख रहा या होता अपने है, इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट जो होती है उससे। एग्जैक्टली वहाँ से जो उसके साथ ही होते हैं उन सब से। उसमें करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप, एक तो हमें ये लगता है कि बच्चा शायद चीज़ों को समझ नहीं रहा, बच्चा लॉजिकली उसको एनालिसिस नहीं कर रहा, मगर वो रिकॉर्ड ज़रूर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड ज़रूर कर रहा होता है। सो अक्सर बच्चे जो हैं, जब आप उनको गुस्से से मना करना चाहते हैं तो आप उनको, अगर आप ये बात कहें कि अगर आप आराम से बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, अगर आप आराम से बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, तो फिर क्योंकि वो एक्चुअली बच्चे को लग ही रहा होता है कि बात तभी सुनी जानी है जब मैंने चीखना है। सबसे पहले तो अपने ऊपर काम कीजिए ना, बीइंग पेरेंट्स आप रोल मॉडल हैं, आपको देख के वो सीखा, वो ऐसे पैदा नहीं हुआ, आपने सिखाया इस तरह से। सो सबसे पहले अपने गुस्से को मैनेज कीजिए और फिर आप उसके गुस्से को और उसकी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। एंड देन अगेन हमारे यहाँ पे, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एक तो हमारे पास यहाँ पे आउटलेट्स जो हैं बहुत कम हैं जहाँ पे लोग जो हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ की सबसे पॉजिटिव एक्टिविटी होता है खाना खा लें आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा बाहर ही निकले है, खाना खा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं उसमें इस शो के तवज्जो से ये शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि हम अपनी यंगस्टर्स को, बिकॉज मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो हम लोग कॉफ़ी प्लानट DHA फेज़ 5 पे जो है करियोके नाइट्स करवाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज़ करवाते हैं जहाँ पे लोग फ्री आ सकते हैं, दे कैन शो देयर टैलेंट, दे कैन ऑफलोड देयर स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें जो वो कर सकते हैं, दे कैन ज्वाइन अस देयर। और एवरी सैटरडे संडे ये होता है और इसका इनिशिएटिव ही सिर्फ यही इसी वजह से। So senior kids के लिए भी कुछ जगह है? Oh yes, everybody can there come. So we can come there. So बिल्कुल। me and Kashif sab can actually go there. So we can go there. बिल्कुल, So because we listen to like old songs like Lata Mangeshkar, Mehndi Hasan Khan साहब, मतलब उस्ताद अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, हमारा एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली कि म्यूजिक जो है दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन मैनेजिंग योर इमोशंस एंड एट द सेम टाइम डांसिंग और कुरान और ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको ऑफलोड करती हैं। आई डोंट थिंक अब हम लोग डांस कर सकते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। ओह यस, आप यकीन जानिए उसमें 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन उम्र है। अब जिस उम्र में हम हैं उसमें डांस नहीं होता। कुछ लोगों से ये उम्मीद नहीं करती कि वो ये कहेंगे कि इसमें उम्र जो है वो एक, आप यकीन जानिए ये सब आप देखिए, ये जब हम, पता मैं बचपन में बहुत सुनता था कि एज इज जस्ट अ नंबर। नो 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 नो, एज इज एज, it happens to you, it happens to you, yes, but it does not बुढ़ापा happens to you, yes,
फिजिकली नहीं, मेरे तो मेंटल भी हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मेंटल भी हो गया, इट्स ओके, आई एम ओके। साहिर की ये बात आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेनी। नहीं, मैं बहुत सीरियस, आपकी मर्जी है जैसे जिंदगी गुजारो, मैं तो, मेरा तो जितना भी टाइम रह गया ना, मैं तो चिल करके गुजार के चला जाऊंगा, उसके बाद आप जो मर्जी करें सर, मुझे कोई मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। मुझसे फरिश्तों ने मेरी कब्र में मेरे बारे में पूछना है, उसी की किताब, मैं जो कुछ। सर देखिए कराओके पे ना ओल्ड सिटीजन्स के लिए भी और थोड़े एल्डर लोगों के लिए भी सर आप हमें 12 बजे के बाद बुलाइएगा जब द यंग पीपल आर नॉट देयर। जी अच्छा, जैसे अभी डिस्कशन की ना मेरे रिस्पेक्टेबल फेलोज ने कि पेरेंट्स से सीखता है, बड़ों से सीखता है, तो ऑब्वियसली वो सीख तो रहा होता है, लर्निंग उनकी हो रही होती है। अब बात ये है कि मैनेज कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि हमने उनके इस एक्ट को परमानेंट नहीं करना, लाइक वी हैव टू इग्नोर। इस पे 4 Ds का फॉर्मूला होता है, यानी 4 Ds हम उसको डिले पे ले जाते हैं। यानी एक बच्चा है जिसे पता है कि मैं थोड़ा सा चीखूंगा कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो माँ फिर कहेगी यार जान छूटे ये पकड़ो मोबाइल, और वो कोई काम करना शुरू करेंगे, तो उस पर डिले करें आप उनको, यानी आप इग्नोर कर दें उसको, 5 से 7 मिनट की डिले पे ले जाएं। फिर डिस्टेंट, जहाँ पे चीख चिंगाड़ है, बजाय आप लाउड शाउट खुद भी स्टार्ट करें और आप कहें कि मेरे सामने यू आर डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ मी, और दादा दादी के साथ या चचा के साथ, तो आप वहाँ से डिस्टेंट हो जाएं। फिर डिस्ट्रैक्ट करें, आप उसकी तवज्जो ही हटा दें किसी दूसरी तरफ पे। फिर आप डिस्टॉर्ट करें, फिर आप आइडेंटिफाई करें, जब थोड़ा सेटल्ड हो जाए सिचुएशन, तो आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो थॉट आई इसको, जिसको इसने बहुत एग्रेसिवली किया, उसे डिस्टॉर्ट कैसे करना। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत क्विकली इरम मुझे फाइनली बताइए, बच्चों को जब गुस्सा है तो उसे मैनेज कैसे किया जाता है? वेरी क्विकली, वी डोंट हैव टाइम। बस साहिर, मैं ये समझती हूँ कि फैमिली जो होती है ना, वो एक बाइसिकल की तरह होती है। हम समझते हैं पेरेंट्स चला रहे हैं, आजकल बच्चे चला रहे होते हैं, वो आगे वाला पहिया होते हैं। तो जब बच्चा नेगेटिविटी के साथ उसको चलाए ना, तो पेरेंट्स को चाहिए कि साइकिल का दूसरा पहिया बन के उसको रोक दे, उस साइकिल को चलने ना दें। और उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप मजबूती के साथ उस पीछे वाले पहिए को रोकेंगे, तो ऑनेस्टली वो जो आगे वाला पहिया है, वो चाहे जितनी भी फोर्स लगा ले, फिर वो साइकिल चल नहीं पाएगी, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और बस आखिरी बात यही कह रही हूँ कि देखो, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट। So at the same time with the people, nothing can destroy a human or you or me, but our own mindset. Absolutely, I agree with you. Nothing can destroy a good breakfast if it's made in due time. हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? बताओ क्या बनाया आज तुमने? आज एक सिंपल ब्रेकफास्ट है, बट स्टिल इट लुक्स क्वाइट एपेटाइजिंग। इसमें एग है, इसके साथ आप बॉइल्ड एग भी कर सकते हैं इफ़ यू आर डाइट कॉन्शियस। साथ फ्रेश एप्पल जूस है, इसमें मतलब ये फ्रूट की शुगर नहीं निकाली हमने, जूस है, और साथ नट्स हैं, और साथ ब्रेड है और बटर है। That's it, that's a complete breakfast. अच्छा, ये ब्रेकफास्ट आपने सुबह खाना है, like 6 o'clock in the morning or 7 o'clock in the morning. लेकिन ये आपने रात को दोपहर को 11 बजे नहीं खाना है, राइट? पक्का? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। वंडरफुल मीटिंग यू ऑल, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया इरम, कराची से आपने बात की। जब काशिफ साहब बात कर रहे थे तो पता नहीं मुझे क्यों एक चीज़ याद आ गई। ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें हम गुस्से को इतनी जगह दे देते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं, ये रियलाइज़ किए बगैर कि कभी कभी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक दूसरे को ह्यूमन होने का इख्तियार ज़रूर दीजिए, ये इत्मीनान ज़रूर दीजिए कि आप ह्यूमन हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं ना, ये बड़े सिली होते हैं, कभी कभार हम समझ नहीं पाते। बहुत पुरानी एक गज़ल थी, पता नहीं क्यों याद आ गई मुझे। दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम्हें। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल न जाएं तुम्हें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चीज़ों को तब्दील कीजिए। और चीज़ें तब्दील करना बुरा नहीं है, आपके लिए बेहतर है। आई नो हमने जो कुछ सीखा है बचपन से, हम मर्द नहीं रहेंगे, हम ये नहीं रहेंगे, हम वो नहीं रहेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, पर ज़रूरी है कि आप लोगों को खो दें। और याद रखिए, अगर लोग दूर हो जाएं, चले जाएं, तो उसके साथ जीना फिर आसान होता है, लेकिन साथ रहते हुए अजनबी हो जाएं
इससे ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। सो जस्ट रिमेंबर दिस, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी रिलेशनशिप्स की, अपने लोगों की खुद हिफाजत करनी है। गुस्सा अगर लोगों में दूरियां पैदा कर दे तो फिर किस काम का? आप अपने बेटे से बात ना कर सकें, अपनी बेटी से बात ना कर सकें, अपनी बीवी से बात ना कर सकें, अपनी बहन से बात ना कर सकें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये शौक़ था कि आपकी बात को सुना जाए। ये याद रखिएगा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक स्टेटस भेजा था, हमेशा मैं उसे याद रखता हूँ। एक कब्र का कतबा था जिस पे लिखा था, मैं अहम था, यही वहम था। आप यकीन जानिए, does not really matter. At the end of the day, everything finishes. We all work for this great nothing. But that's the key. That great nothing is basically everything. So work for it. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए, अपने लोगों का ख्याल कीजिए, गुस्से पे काबू पाइए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने अंदर जाके झांकिए और हेल्प लीजिए। गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, गो टू अ थेरेपिस्ट। ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, बल्कि ये आपके गुस्से को ख़त्म करने की सबसे पहली सीढ़ी होगी। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।